कृष्णा नगर नामक गांव में रमन नाम का एक गरीब जामुन वाला रहता था। वो जामुन बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जामुन ले लो, जामुन ताजा और मीठा जामुन भाई। रमन, ये जामुन कितने रुपए किलो है? जामुन 50 रुपए किलो है भाई। अरे बाप रे, इतने महंगे जामुन! तुम्हारे जामुन में कोई कीमती सोने जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे जामुन बेच रहे हो? ये अभी अभी जंगल से आया है, बिल्कुल ताजे जामुन है। और वैसे भी अब तो जामुन के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 20 रुपए किलो दे रहा है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 20 रुपए ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो तुम अपनी जामुन अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। आज मेरा एक भी जामुन नहीं बिका। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे रमन, क्या सोच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। हाँ हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? मुखिया के पूछने पर रमन उन्हें सब कुछ बता देता है। रमन की बात सुनकर मुखिया जी अपने मन में सोचते हैं, इसके जामुन तो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और ताजा है। वो आदमी बेवकूफ था, ऐसा करता हूँ। कम पैसों में मैं ही इसके जामुन खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो रमन, तुम मुझे यह जामुन 30 रुपये किलो के हिसाब से 10 किलो दे दो। ठीक है मुखिया जी, मैं भी दे देता हूँ। ऐसा कहकर आदित्य मन में सोचता है, चलो, कम से कम मुखिया जी ने मुझसे बहुत ज़्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की ज़रूरत का सामान ले लूँगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। मुखिया जी चालाकी से अपने मन में सोचते हैं। बेवकूफ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। फिर मुखिया जी जामुन लेकर वहां से चले जाते हैं और रमन भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी सुनते हो, अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ रूपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है। रूपा, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। फिर रमन वैद्य जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी रमन अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्य जी के पास पहुंच जाता है और रमन वैद्य जी को सारी बात बता देता है और वैद्य जी को अपने घर ले आता है। रमन, तुम्हारे माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगा, मगर वह दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों को डाला गया है वह आसानी से नहीं मिलता। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्य जी माँ को दवाई दे देते हैं और वैद्य जी अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मुखिया जी ने मुझसे काफी ज्यादा जामुन खरीद लिए थे। ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए। हाँ रूपा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रमन माँ की माँ ठीक हो जाती है और उधर रमन के जामुन की बिक्री दिन भ दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 20 या 40 रुपए ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन रूपा बोलती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो रूपा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज अपनी सुन ले और मेरी सारी जामुन बिक जाए। ठीक है रूपा, मैं जामुन बेचने चलता हूँ। इतना कहकर रमन अपनी जामुन की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। जामुन ले लो, जामुन ताजा और मीठा जामुन। इस तरह रमन पूरे गांव में जामुन बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसकी एक भी जामुन नहीं बिकती। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक मेरी एक भी जामुन नहीं बिकी। अब तो ये जामुन भी सड़ने लगी हैं। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होगी? रमन माँ ये सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं। भिक्षाम देही, तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें सो देगा। प्रणाम साधु बाबा, क्या आपको कुछ चाहिए? साधु बाबा, आयुष्मान भव। हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु बाबा? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु बाबा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं।
और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे यह जामुन दे सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर रमन अपने मन में सोचने लगा। हाँ, ये जामुन तो मैं साधु बाबा को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सोचकर रमन बोलता है। जी साधु बाबा, आप ये जामुन ले जाइए। रमन की बात मानकर साधु बाबा टोकरी से थोड़ी सी जामुन उठा लेते हैं। ये क्या साधु बाबा, आप इतनी कम जामुन क्यों लेकर जा रहे हो? आप सारे जामुन ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारी सारे जामुन ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं कल दोबारा जामुन तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतना बड़ा टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? साधु बाबा, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर साधु बाबा रमन को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। साधु बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु बाबा, आपने जामुन तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में जामुन ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं जामुन की ही तलाश में निकला था। साधु बाबा, यह तो बहुत ही अच्छा है। मेरे जामुन आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। पुत्र, रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम रानी है। आज से यह चिड़िया तुम्हारा हुआ। चिड़िया पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? यह तो आपका है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी जामुन की टोकरी दे दी, तो मैं क्या तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? साधु बाबा, मैं इस चिड़िया का क्या करूंगा? यह कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, यह एक जादुई चिड़िया है। यह तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक यह तुम्हारे साथ रहेगी तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर रमन रानी चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में रानी चिड़िया बोलती है। रमन, साधु बाबा ने जो कहा उसका ध्यान रखना। ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ मैं यह सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर रमन रानी चिड़िया को अपने घर ले जाता है। जी, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेकर आए हो? रूपा, यह चिड़िया अब से हमारे साथ ही रहेगा। आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? जी, पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए। कैसी बात कर रही हो रूपा? भला यह छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। रमन और रूपा बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे रमन, क्या घर पर हो? जरा बाहर आओ। अरे सूरज भाई, आप यहाँ? हाँ रमन, वह क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था। बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं रमन, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वैसे भी यह खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। सूरज ये कहकर वहां से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो रूपा, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी। देखो, यह पकवान हमारे पास खुद चलकर आ गए। आज तो हम खाएंगे, स्वादिष्ट पकवान पर गाएंगे ईश्वर के गुणगान। फिर वो रूपा, मैं जामुन बेचने बाजार जा रहा हूँ। क्या आप इस रानी चिड़िया को भी साथ ले जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। रमन और रूपा की बात सुनकर जामुन बेचने चला जाता है। जामुन ले लो, जामुन, ताजा और मीठा जामुन। रमन, तुम्हारे जामुन तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या भाव दे रहे हो? भाई, जामुन 50 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 4 किलो जामुन दे वो दो। आदमी बिना पैसे कम कराए रमन के सारे जामुन खरीद कर चला जाता है। वो देखते ही देखते रमन के सारे जामुन बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरी सारे जामुन अच्छे दामों में बिक गई। अब मैं इन पैसों से माँ और रूपा के लिए अच्छे कपड़े और पकवान लेकर जाऊंगा।
फिर रमन सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। ये लो रमन भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ। शुक्रिया भोला भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। रमन, तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन यह पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। भोला रमन के पैसे वापस करता है और वो वहां से चला जाता है। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन रमन माँ की कमाई बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ रमन की तरक्की देखकर लोग जल भुन रहे थे। इस रमन के सारे जामुन चुटकियों में बिक जाते हैं और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी एक भी फल नहीं बिकते हैं। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस रमन की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत अपन मुखिया जी से करते हैं, बाकी वह खुद ही देख लेंगे। इतना कहकर वह दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी नमस्ते। कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ कैसी जरूरी बात है? मुखिया जी, हमारे गांव का जो रमन है वो दूसरों के खेतों में जामुन चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं मुखिया जी, हमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। वो दोनों आदमी मुखिया जी को रमन के खिलाफ भड़काकर वहां से चले जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं रमन को इसकी सजा जरूर दूंगा। मैंने तो रमन को बहुत ही सीधा समझा था, मगर यह तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं रमन के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर मुखिया जी चुपचाप आदित्य के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। अजी सुनते हो, ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से ये रानी चिड़िया हमारे घर आई है तभी से हमारे भाग्य बदल गए हैं। रूपा, तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। रूपा के कसम देने पर रमन सारी सच सच बात बता देता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। उन दोनों की ये सारी बातें मुखिया जी सुन लेते हैं। ओह, तो इसका मतलब यह है कि इस चिड़िया के हाथ में ही रमन के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस चिड़िया को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुखिया जी उन आदमियों के साथ रमन के यहाँ पहुंच जाते हैं। रमन, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी? कैसी चोरी मुखिया जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई मुखिया जी? रमन, एक तो तुम दूसरों के खेतों से जामुन चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें मुझे RS 15,000 का भुगतान करना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास RS 15,000 नहीं है तो मैं यह तुम्हारा चिड़िया अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुखिया जी, ये मेरा चिड़िया है, आप मेरे चिड़िया को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। रमन को बेबस देखकर वही फल वाला आदमी बोलता है, मारो इसे, ये हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो मारो इसे, यह हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो इसे, यह चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। सभी की ऐसी बातें सुनकर मुखिया जी रमन को छोड़ देते हैं और अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ इंसान, अब मैं इसके चिड़िया से अपने भाग्य को बदलूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी चिड़िया के चले जाने से रमन की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। सुनिए जी, हमारे पास तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी पहले की तरह जामुन बिकना भी बंद हो गई है। ईश्वर पर भरोसा रखो रूपा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और उधर उली, सुनो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? नहीं, मेरा मालिक रमन है और वो मेरा दोस्त है। मुखिया जी चिड़िया से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास व्यापारी आता है। अरे रमेश भाई, कहिए क्या काम है? हाँ मुखिया जी, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ
और यहाँ मेरी बहुत सी जमीनें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवा इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर मुखिया जी उस व्यापारी की जमीनों को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और कुछ दिनों में उन जमीनों को 2 गुनी कीमत में बेच देते हैं। अरे वाह, ये चिड़िया तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन मुखिया जी सिर्फ पिंजरे का गेट खुला ही रह जाता है और चिड़िया मौका पाते ही वहां से उड़ जाती हैं। जब थोड़ी देर बाद वो मुखिया जी आते हैं तो पिंजरे को खाली देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, वो चिड़िया कहाँ चला गई? तभी सरपंच जी उस चिड़िया को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वही व्यापारी वहां आता है। मुखिया जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनों को कम कीमत पर हड़प लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर मुखिया जी उस व्यापारी के पूरे पैसे उसे दे देते हैं। पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला जाता है। मैंने रमन का चिड़िया छीन कर उसके साथ बहुत बुरा किया। शायद मुझे आज उसी पाप की सजा मिली है। और दूसरी तरफ अजी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। रूपा, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर रमन जंगल की ओर निकल जाता है। प्रणाम साधु बाबा। साधु बाबा, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। आयुष्मान बाहुपुत्र, मैं जानता हूं पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे बाबा? मैंने बताई है। रानी, तुम्हें तो मुखिया ले गए थे हाँ ना? दोस्त, मगर मैं उसके खेत से भाग आया। रानी चिड़िया रमन को सारी बात बता देता है। मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि जादुई चिड़िया के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी इस चिड़िया के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में रूपा को रानी चिड़िया के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। यह चिड़िया मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद साधु बाबा। मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। रानी चिड़िया को पाकर रमन का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है। रामगढ़ गांव में रामलाल अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब थे। वो बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके घर जमींदार धनीलाल आता है। ए रामलाल, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं, तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दया कीजिए सरकार, कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस अब बहुत हो चुका, तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। नहीं सरकार, दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद ये घर छोड़ देंगे, लेकिन 2 दिन रुक जाइए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। राधा अपने पिताजी से कहती है, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वो बहुत गुस्से में था, आपने देखा नहीं? वो तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, विक्रम ने कहा है वो आता ही होगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है।
वो आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद रामलाल के घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे रामलाल, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लगी थी, जिसमें उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा। और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता है। ये सुनकर रामलाल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दो दिन बाद उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए, तो ये रामलाल का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो जानते ही होंगे कि रामलाल के बेटे के कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन गांव आने ही वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन जमा कर लिया था। वो सब लेकर घर आने वाला था। उससे पहले ये दुर्घटना हो गई और कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए भी पैसे दिए हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी रामलाल जी को देने आया हूँ। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही रामलाल हूं और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी रामलाल ने मुझे कर्जा लिया है, वो खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा, ये रामलाल तक पहुंच ही न पाए। अरे भाई, मैं ही रामलाल हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूं। ये कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार वह सूटकेस लेकर अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वह सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से विक्रम के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। विक्रम ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। रीना दूसरों के घर में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रीना पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का एक लड़का जमींदार के घर आता है। वो रीना की ओर देखता है और रीना को पसंद करने लगता है और जमींदार से बोलता है, क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त हरिप्रसाद का बेटा हूँ, मेरा नाम राहुल है। अरे बेटा राहुल, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान नहीं आया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक ज़मीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। वहीं ज़मीन देखने के लिए मैं आया था। इस सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी से कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूँ। अब पिताजी से ज़्यादा काम नहीं हो पाता, अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए ज़्यादातर काम मैं देख लेता हूँ। यह तो अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तो कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? लड़की?
कौन सी लड़की? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो कुआं है, इस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या बता सकते हैं वो कौन है? रुको राहुल, बेटा तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही लड़की पिंकी दिखाई देती है। रीना वहां से जा चुकी होती है। अरे राहुल बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वह मेरी ही बेटी है। अच्छा ठीक है चाचा जी। मुझे लगा जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए आप कैसे हैं? राहुल बात को पलट देता है लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है राहुल बाबू को मेरी लड़की पसंद आ गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है, और मेरी लड़की इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। तभी राहुल बोलता है, चलिए चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, 1-2 दिन रुक कर जाओ, जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊँगा तो रुकूंगा। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है और मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वो आपके गांव के दोस्त हैं ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था, उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ, और वो भी ये सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन राहुल के पिता और राहुल जमींदार के यहाँ आते हैं। अरे मेरे दोस्त हरी, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। याद है हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। अरे धनीलाल, राहुल की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा। दरअसल राहुल को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ हरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमने उसे देखे बरसों हो गए। जब हमने उसे देखा था तो वो 7 वर्ष की थी। तभी धनीलाल अपनी बेटी को आवाज लगता है और बोलता है, अरे बेटा पिंकी, जरा यहाँ तो आना। जैसे ही पिंकी बाहर आती है, राहुल उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था, ये वो लड़की नहीं है। वो लड़की कोई और थी। ये आप क्या बात कर रहे हो राहुल बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखिए। ये आप क्या बात कर रहे हो राहुल बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखिए। शायद आप भूल गए, ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं चाचा जी, मुझे अच्छे से याद है, ये वो लड़की नहीं है। उस लड़की ने हरे और लाल रंग का सूट सलवार पहना और 2 छोटी बनी हुई थी। ये वो लड़की नहीं है। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं राहुल बाबू ने उस फटीचर रामलाल की लड़की रीना को तो नहीं देख लिया? उस दिन वही थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी, और शायद राहुल बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ भी करके रामलाल और उसकी पूरे परिवार को इस गांव से भगा देना होगा, इससे पहले कि राहुल बाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ ले। ठीक है राहुल बाबू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। राहुल, तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारे कहने पर आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें धनीलाल की लड़की पसंद आई है और हमें धनीलाल की लड़की बहुत ज्यादा पसंद है।
और तुम पता नहीं किस लड़की की बात कर रहे हो। हमें तो यही लड़की पसंद है और मेरी यही इच्छा कि मेरे दोस्त के यहाँ ही तुम्हारा रिश्ता हो। और पिंकी में क्या कमी है? बहुत अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पे देखा था। चलो धनीलाल, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं हरी, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मेरे ही सुनने या समझने में गलती हो गई होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ दूं। इतना कहकर हरिप्रसाद और राहुल अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर हरिप्रसाद अपने लड़के राहुल से बोलता है। अरे राहुल, तुमने इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त धनीलाल को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वो धनीलाल की लड़की नहीं थी, वो कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ जिसे मैंने उस दिन देखा था। पर राहुल, बात वो नहीं है। बात ये हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है। और तुम कहाँ किसी लड़की की बात कर रहे हो? तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं पिंकी से बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अता पता नहीं है। कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। अगर 7 दिन में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना तुम्हें धनीलाल की लड़की से ही शादी करनी होगी। ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। राहुल बाबू को इस पूरे गांव में उसे फटीचर रामलाल की ही लड़की पसंद आनी थी। मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कहां वो भिखारी की लड़की और कहां मेरी बेटी। उन्होंने उस भिखारी लड़की के लिए मेरी लड़की को ठुकरा दिया। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी की जगह वो रीना कभी नहीं ले पाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले राहुल बाबू दोबारा यहां आए, उससे पहले मैं रामलाल को धक्के मार के इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। फिर मजबूरन उन्हें मेरी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। हां, यही ठीक रहेगा। अरे मैं तो भूल ही गया। रामलाल को तो पता ही नहीं है कि उसके बेटे के जो पैसे शहर से एक आदमी लेकर आया था वो मैंने ले लिए हैं। मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूं। मैं कल ही जाकर उससे लिया हुआ पूरा कर्जा लौटाने को कहता हूं। इससे लोगों को भी शक नहीं होगा और मैं उसे कर्ज ना लौटने की वजह से गांव से भगा दूंगा। उसका पूरा घर हड़प लूंगा और उसे गांव से बाहर निकाल दूं। दूसरे दिन धनीलाल रामलाल के घर जाता है और बोलता है। अरे ओ रामलाल, बाहर आओ। बोलिए जमींदार जी। रामलाल, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं कि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहां नहीं आया, पर तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। एक तो मेरा सारा कर्जा लौटा दो और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहां से लौटाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे ये घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो चुका। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। मैं इतने दिन से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम ये घर खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा।
चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घर काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौटा पाएंगे। हमें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर रीना अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। और इसी के चलते रीना के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम रीना संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली और मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों के सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल। पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर रीना जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर रीना जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से रीना के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। रामलाल बोलता है, रीना को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर रामलाल रीना को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ रीना घर पहुंच जाती है। तभी राहुल रीना को ढूंढते ढूंढते रामलाल के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बाबा, आप ठीक तो हो ना? राहुल रामलाल को वहां से उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है। अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, मैं अपनी बेटी वीना को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा था। वो लकड़ियां तोड़ने गई थी पर अभी तक नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आप घर का पता बताइए, मैं आपको आप घर छोड़ देता हूँ। तभी अचानक राहुल रामलाल को लेकर रीना के घर के अंदर आता है और जैसे ही राहुल की नजर रीना पर पड़ती है, रीना को देखकर राहुल को धक्का लग जाता है और मन ही मन बहुत खुश भी हो जाता है ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तूने मेरी सुन ली। अगर मैं आज इस बाबा की मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाता। धन्यवाद ऊपर वाले, जो तूने मुझे इस लड़की से मिला दिया, वरना मुझे धनीलाल की लड़की से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप ठीक तो है ना? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें ढूंढने बाहर गया था, पता नहीं कैसे मुझे चक्कर से आ गए थे और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर ये वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर इस जंगल में इस ऐसी छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? तब रामलाल अपनी सारी आपबीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी बता देता है और अपना बेटा कारखाने की आग में खो दिया यह भी बताता है। ये सुनकर राहुल बोलता है, बाबा, वह कारखाना मेरा ही था, मैं ही उसे कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वो आग लगी थी, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 2 लाख रुपए भिजवाए थे। क्या आपको वह पैसे नहीं मिले? बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, हमें कोई पैसा नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो हम यहाँ जंगल में क्यों होते। ये सुनकर राहुल को धक्का सा लग जाता है। राहुल बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आदमी को कहकर पूरे पैसे भिजवाए थे। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं इस बात का पता लगाकर आपके पैसे दिलवा कर रहूँगा। दूसरे दिन राहुल अपने आदमी को लेकर रामलाल के घर आता है और पूछता है। वह आदमी साफ इनकार कर देता है और बोलता है, नहीं साहब, मैंने वो पैसे इनको नहीं दिए।
मैंने वो पैसे रामलाल नाम के आदमी को दिए हैं। उसने ही कहा था कि उसका नाम रामलाल है और मैंने वो सूटकेस उनके पास दे दिया था और वहां से चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए? हाँ साहब, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूँ। पूरे गांव में पता करो कि वो पैसे तुमने किसे दिए, और मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए जिसको तुमने वो पैसे दिए। थोड़ी देर बाद वह आदमी दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया। उस आदमी का नाम रामलाल नहीं धनीलाल है और वह इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वो रामलाल है और सारे पैसे मुझसे ले लिए थे। इतना बड़ा धोखा मैं सोच भी नहीं सकता कि जमींदार इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से निकाल दिया। बाबा आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। राहुल मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये बात है। अब मेरी पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझ के रीना के घर वालों को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की पिंकी से हो जाए। अच्छा तो अब मैं देखता हूँ इसे कैसे सबक सिखाना है। बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। जमींदार को कैसे सबक सिखाना है आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर राहुल अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है, हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, साहब, यही है जिसने मुझे कहा था कि यह रामलाल है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। यह सुन जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वह राहुल के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, ये सब आपने किया है, मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है विक्रम के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है? और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो उससे सारे पैसे ले लिए थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। राहुल बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया तभी मैं पहचान गया था कि वो लड़की कोई और नहीं, रीना ही थी। इसलिए मैंने ये चाल चली और रीना और उसके पिताजी को इस गांव से निकाल दिया ताकि तुम्हें वो लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। तभी हरिप्रसाद वहां पर आ जाता है। उसे भी ये सारी घटना पता चल जाती है और वह भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर राहुल और उसके पिताजी रीना के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से रीना का हाथ भी मांगते हैं।